बच्चों लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें उसका कंस्ट्रक्शन, ए और आर के बीच में रिलेशन, वैल्यू ऑफ जेड, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, इन सब के बारे में जानकारी ली थी और एंड में न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन शॉर्ट कई बार इसको एफसीसी यूनिट सेल भी बोल दिया जाता है। आप रिकॉल करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू कैन रिकॉल। और अगर आप ढंग से रिकॉल कर भी पा रहे हैं तो आपको एक और चीज याद आनी चाहिए कि उसका लैटिस पॉइंट स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में मेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। बट एज आई सेड, वो लैटिस पॉइंट स्ट्रक्चर था। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? एक्चुअल स्ट्रक्चर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है। डियर स्टूडेंट्स, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर्स पे टोटल 14 स्फीयर्स की मदद से एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल समझी जा सकती है। ये जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, इसी के अंदर ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दरअसल प्रेजेंट है। तो आइए सबसे पहले रिकॉल करें कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। अ यूनिट सेल having lattice point at every face center in addition to the lattice point at every corner is called as face centered cubic unit cell। ठीक है, अच्छा आइए और डिस्कशन करते हैं इसमें। आपको याद आ रहा होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा था कि एटम्स टच ईच अदर अलोंग द एज। अब यहां पे कौन से एटम्स एक दूसरे के टचिंग में हैं वो अपन पता करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ स्फीयर्स को नंबर कर देता हूं। जैसे देखिए, लेट मी टेक दिस फ्रंट फेस सेंटर एज नंबर 1। ठीक है, तो इस फेस के जो कॉर्नर्स हैं उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिस्पेक्टिवली बोल देता हूं। अच्छा, लेफ्ट वाले फेस का जो सेंटर है उसको 6 नंबर दे देते हैं। ठीक है, राइट वाले फेस का जो सेंटर है उसको 7th नंबर दे देते हैं। नीचे वाले फेस सेंटर को 8 और ऊपर वाले को 9। हालांकि अभी टोटल 14 है, बट जितने मुझे रिक्वायर्ड हैं मैंने उतने मेंशन कर दिए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली लैटिस पॉइंट में कौन कौन से हो जाएंगे? तो बेबी फ्रंट फेस वाला 1, ठीक है, ये सेकंड, कॉर्नर थर्ड, कॉर्नर 4, कॉर्नर 5th, राइट, लेफ्ट फेस सेंटर 6, राइट फेस सेंटर 7, बॉटम फेस सेंटर 8 एंड अबव फेस सेंटर 9। इसके अलावा बाकी हैं वो आपको लैटिस पॉइंट स्ट्रक्चर में तो इजीली दिख रहे हैं, बट लेफ्ट साइड वाले स्ट्रक्चर में नहीं मिल पा रहे हैं। टोटल ऑफ 14 स्फीयर्स। नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 और 3, क्या 2 और 4, क्या 2 और 5 आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं क्या? क्या जवाब है? भाई आयुष बोल रहा है, संस्कृति बोल रही है कि सर इस बार अलोंग द एज हम देख पा रहे हैं कि एटम्स टच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो ना, अलोंग द एज, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर के सेंटर पॉइंट्स देखिए, क्या इस बार अलोंग द एज स्फीयर्स टच कर रहे हैं? जवाब है नहीं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में करते थे, इधर नहीं करते। सिमिलरली 2 और 4 वो तो फेस डायगोनल की दूरी पर हैं और दूर हो गए, वो भी टच नहीं कर रहे हैं। 2 और 5 नहीं, वो भी अलोंग द एज हैं, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। गुड, इंटरेस्टिंग। तो भाई कौन टच कर रहा है? क्लियरली 1 नंबर जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको टच कर रहा है, इजंट इट? 1 फेस का सेंटर अपने कॉर्नर्स को टच कर रहा है, मतलब इस फेस का सेंटर अपने कॉर्नर्स को टच कर रहा है। तो 1 2 को टच कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है। ये बात हमें समझ में आ गई है। इनफैक्ट वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, भाई संस्कृति बोल रही है कि सर मुझे पता है कि एडजेसेंट फेस सेंटर्स भी टच कर रहे हैं। आयुष ने भी यही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। 1 और 6 आपस में टच कर रहे हैं, 1 और 9 आपस में टच कर रहे हैं, 1 और 7 आपस में टच कर रहे हैं, 1 और 8 भी आपस में टच कर रहे हैं। बच्चों दिखा क्या? भाई पीयूष को तो नहीं दिख रहा, कृतिका को भी नहीं दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा घुमा देता हूं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से अब दिखने लग जाए कि आजू बाजू वाले फेस सेंटर्स, एडजेसेंट फेस सेंटर्स भी टच करते हैं। तो जो 3 मेन पॉइंट्स यहां से समझने आए हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों हमारे लिए है, लेट मी चेंज द कलर बच्चास।
तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझने आ रहा है दैट एटम्स डू नॉट टच ईच अदर along the edge के along atoms टच नहीं करते हैं. Face center atom touches all the corner atoms in its face. ये भी हमें समझने आया. और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि adjacent face center atoms touch each other. क्या बात है, बहुत बढ़िया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस यूनिट सेल की एज लेंथ यदि a है, इफ एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल इज a, ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे क्या a और r में आप रिलेशन निकाल सकते हो क्या, आई एम क्वाइट श्योर आप बता पाओगे. अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a और r के बीच में रिलेशन क्या आया था, जहां पे r क्या है, r है इस एटम का रेडियस. ठीक है, क्या आया था रिलेशन. हाँ भाई, साकिब बोल रहा है a इक्वल टू 2r आया था. क्या बाकी जनता सहमत है इस बात से, बताइए. आशीष बोल रहे हैं हाँ सर a इक्वल टू 2r आया था. संस्कृति बोल रही है a इक्वल टू 2r आया था. आयुष बोल रहा है a इक्वल टू 2r आया था. बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, बाकी जनता वो धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं. क्या बात है, बाकी जनता बिल्कुल आप सही कह रहे हो. गुड बच्चों, याद रखना है, फैक्ट बेस्ड चीजें आपको याद रखनी है. ये लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था. तो a इक्वल टू 2r आ रहा था. क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहां पे a ग्रेटर देन 2r आएगा कि लेस देन 2r आएगा. लगाओ दिमाग, लगाओ भाई. हाँ जी, साक्षी का जवाब आ चुका है और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल. ओके, चलिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं एक बार उनको हिंट भी दे दिया जाए. मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है. सब समझते हैं कि ये कितनी दूरी होगी, ऑब्वियसली ये a दूरी होगी. अब ये रेडियस r है. ठीक है, लेट मी मेक इट दिस वे. ये रेडियस r है, ये रेडियस भी r है. दिखने लगा, चमका कि नहीं चमका. अरे सब चमक गया, आई एम श्योर. a देखो भाई, ये r और ये एडिशनल और डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 2r. तो एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, वास्तव में क्या निकल के आएगा, उसके लिए एक काम करते हैं अपन. ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक फेज वाले सारे स्फीयर्स या एटम्स ले लेते हैं और ले चलते हैं इनको नेक्स्ट स्लाइड में. हाँ जी, तो अब आपको यहां पर a और r के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. क्या बात है, सही जवाब देने भी लग गए हो भाई. सबसे पहले साकिब ने जवाब दिया है सर a इक्वल टू 2√2r आ रहा है मेरा. क्या सही है? अरे बिल्कुल सही है. देखिए जी, ठीक है, वो जो 5 स्फीयर्स थे वो यहां पे सामने ला दिए मैंने. ठीक है, वो एक फेस के सारे स्फीयर्स इन्वॉल्व हैं. अब देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि along the face diagonal atoms are touching each other. This sphere and this sphere, these 3 spheres are in contact with each other along the face diagonal. तो अगर यूनिट सेल एज लेंथ a है और उनकी फेस डायगोनल लेंथ √2a है, तो भाई बताइए r के टर्म्स में √2a को क्या लिख सकते हैं भाई. कॉर्नर वाले स्फीयर की तरफ से रेडियस r, बीच वाले का डायमीटर और नीचे वाले कॉर्नर का रेडियस r, टोटल मिला के 4r. √2a इज इक्वल टू 4r. √2a इज इक्वल टू 4r, या r बराबर क्या, a अपॉन 2√2. ठीक है, और यू कैन से a इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स r. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r, यहां पर a इक्वल टू 2√2r. ठीक है, अच्छा, बड़े आगे, इंटरेस्टिंग. ओके भाई, संप्रीति को तो बहुत मजा आ रहा है. ठीक है, एंजॉय, स्माइली बेच रहे हो, बट नहीं, कंसंट्रेट यहां पे करो. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट चीज, अब वास्तव में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमें कैसी नजर आती है वो मैं बतलाता हूं. अभी तक मैंने सिर्फ ये बतलाया है कि 14 स्फीयर्स की मदद से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को समझा जा सकता है. वास्तव में कैसी दिखती है आइए देखते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ कैसी दिखती है ये तो पता चल ही जाएगा, साथ ही साथ
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफेक्टिवली उस यूनिट सेल में कितने होंगे ये भी पता पड़ेगा। तो काफी दिलचस्प बात आ रही है। आइए देखिए, आपके राइट बॉटम स्क्रीन पे आ चुकी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर वाले एटम पे थोड़ा नजर डाल रहा है, कैसा दिख रहा है? सौर आधा स्फीयर दिख रहा है। हाँ, आधा स्फीयर तो दिखना ही चाहिए ना। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर वाला, जब फेस सेंटर पोजीशन पे जब एटम प्लेस होता है तो आधा कंट्रीब्यूशन अपनी यूनिट सेल को, आधा बाजू वाली यूनिट सेल को देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फेस सेंटर वाला आधा स्फीयर हमें नजर आ रहा है और कॉर्नर वाला तो जरा सा टुकड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में वो दे पा रहा है, इसलिए वो एकदम मामूली सा 1/8 हिस्सा ही दिख रहा है। तो भाई कॉर्नर्स होते हैं 8, टोटल 8 कॉर्नर्स, सब अपनी तरफ से 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो टोटल 8 कॉर्नर्स सब अपनी तरफ से 1/8 दे रहे हैं। तो कॉर्नर्स की तरफ से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1/8 टाइम्स 8 which means equal to 1, is it not? अच्छा, 6 फेस सेंटर्स भी है, 6 फेस सेंटर पे पार्टिकल्स हैं। 6 फेस सेंटर पार्टिकल्स हम जानते हैं कि वो हाफ का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन इज 3 फ्रॉम फेस सेंटर। तो बताइए भाई, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में Z वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 फेस सेंटर्स की तरफ से, 1 कॉर्नर की तरफ से। आप देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। सो Z वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या आई थी? व्हाट डिड इट कम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? बताओ भाई, Z वैल्यू वहां पे क्या निकल के आई थी? मैंने बोला था फैक्ट बेस है, याद रखनी ही पड़ती है चीजें। कृतिका ने सही जवाब दे दिया है और धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे कि मैं नाम भी नहीं गिन पाता। वही गिने चुने शुरुआत के 3-4 नाम याद आते हैं, दिखते हैं। अर्शिता ने जवाब दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, क्या था जवाब? Z इक्वल टू 1। यहां पर क्या आया है? 4। आगे चल के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखोगे, वहां पे Z इक्वल टू 2 आएगा। तो सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, ओके। तो भाई ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दरअसल नजर ऐसी आती है। आपके लिए मैं एक बेहतरीन एनिमेशन, एक बेहतरीन वीडियो लाया हूं, जिससे काफी चीजें हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी, काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए और एक बार अच्छे से दर्शन भी कर लीजिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू अ वेरी नाइस वीडियो। देखो भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ये है लैटिस पॉइंट स्ट्रक्चर। कॉर्नर्स को ब्लू से दर्शाया है और येलोज में दर्शाया है फेस सेंटर्स को। अब आजू बाजू वाली यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन हटा दिया गया है और जो बच रहा था वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थी, जिसमें कंट्रीब्यूशन कॉर्नर की तरफ से, ब्लू की तरफ से 1 निकल के आएगा और देखिए फेस सेंटर्ड की तरफ से 3 निकल के आ रहा है। टोटल वैल्यू आ रही है 4। Isn't it interesting? ठीक है, अच्छा जी, अब हमने A और R के बीच में रिलेशन देख लिया, Z वैल्यू पता कर ली। इन पे बेस 2-3 सवाल करते हैं। हाँ भाई, here's the first question for you. Come on, I am giving you 30 seconds. अटेम्प्ट करिए, सही जवाब निकालिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है भाई, सही जवाब कौन देता है। ओके, तो मैं नाम देख रहा हूं। नाइस, वंदना ने सबसे पहले जवाब दिया। नॉर्मली तो वो क्वाइट रहती है भाई, बट आज तो उसने सबसे पहले जवाब दिया। गुड गुड वंदना। यस, अदर्स आर आल्सो फॉलोइंग अप। गुड गुड गुड। यस पीयूष, आंसर इज करेक्ट। अरे प्रीति, आपका भी नाम मेंशन होगा, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, टेंशन नहीं है, मेरे को बिल्कुल आपके मैसेज दिख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इजी है ना क्वेश्चन? चलो निपटाते हैं जल्दी, काफी बच्चों का आंसर भी आने लग गया है। इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन टू अस, आर की वैल्यू 75 पिकोमीटर इज गिवन टू अस, एंड लैटिस एफसीसी लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, अपन से ए का वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं कि ए किसके बराबर होता है? a 2√2 टाइम्स आर के बराबर होता है। ठीक है, तो
तो A इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.41 पुट कर सकते हैं। R कितना 75 पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर में पुट किया है तो A भी पिकोमीटर के टर्म्स में ही आएगा। अब बच्चे 75 इंटू 2 150 होता है, 150 इंटू 1.4 आप जब करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 212.1 पिकोमीटर निकल के आएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? काफी इजी क्वेश्चन था। ए और आर के बीच में मैंने थियोरेटिकली तो आपको बता दिया था, इसने न्यूमेरिकली सॉल्व करवा दिया है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका सही आ रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि जो भी डेटा दिया हुआ है वो सब मेंशन करना चाहिए, लिखना चाहिए। ध्यान रहे आंसर एनए के टर्म्स में चाहिए भाई मुझे, है ना। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है आंसर इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर एनए। तो कई बच्चे 10 पावर में आंसर दे रहे हैं, बट मुझे तो एनए के टर्म्स में चाहिए भाई आंसर, ठीक है। अरे वेदांत इतना टफ नहीं है रे क्वेश्चन, नो 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 नो, इट इज नॉट दैट टफ। करो करो अटेम्प्ट, हो जाएगा। हिंट चाहिए? हिंट तो यही बता सकता हूं मैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल बनाने के लिए 4 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जेड वैल्यू 4 है। सर ये तो हम जानते ही हैं, इसको कैसे अप्लाई करें तो मैं बताऊंगा ही सही ना। हिंट तो मैंने यही दिया है भाई, इसी पे ही क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। चलो थोड़ा और हिंट दे देता हूं, थोड़ा और हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आप एलिमेंट के मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स पता हो जाएंगे, और 4 एटम से एक यूनिट सेल बनती है। पूरा क्वेश्चन ही खोल के रख दिया यार, अब तो सही जवाब दो। संस्कृति का आंसर आ चुका है भाई, आयुष का आंसर आ चुका है, पीयूष ने भी आंसर कर दिया है, श्रुति आंसर कर चुकी हैं। आइए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला आप मोल्स निकालेंगे इस एलिमेंट एम के। वो कैसे निकाल सकते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम्स। मोलर मास कितना दे रखा है? 100। मोल्स कितने आगे 50? 0.1 बोल सकते हो या 1/10 भी बोल सकते हो। अच्छा, अगर एलिमेंट एम के मोल्स इतने हैं तो नंबर ऑफ एम एटम्स कितने हो जाएंगे? सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एम एटम्स, क्या करें भाई, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दें, which means it will be 1/10 into Na। अब यार इतने एटम्स मुझे दिए गए हैं, इनसे कितनी यूनिट सेल्स बन सकती हैं यही तो पता करना है। सो वी नो दैट इन FCC structure 4 atoms make 1 unit cell। तो 4 एटम से एक यूनिट सेल बन जाती है। सो दिस इंप्लाइज Na/10, 1/10 into Na, नंबर ऑफ एटम से कितनी यूनिट सेल बन जाएंगी? काफी इजी है यार, 1/4 into Na डिवाइड बाय 10, which means Na/40। Na/40 बोलो या 1/4 होता है 0.25, तो 1/40 हो जाएगा 0.025। so you can give answer as 0.025 times Na। that is your final answer। ठीक है, इतना टफ नहीं था यार, नो इट वाज नॉट दैट टफ, ठीक है, ओके।